दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका जो है सोशल साइंस का टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना, सोशल स्टडी का। तो आज की इस वीडियो में जो है हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं एंड वे स्टूडेंट जो 15 क्वेश्चन सही करते हैं वो पास होंगे आज के इस टेस्ट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज आप वीडियो को जो है ना एंड तक देखा करें, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो है गाइस हम जो है ना क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी जानेंगे। एंड मैं आपको एंड तक वीडियो को पूरा इसलिए देखने बोलता हूं क्योंकि फ्रेंड्स जो भी मैं क्वेश्चन तैयार करता हूं, पहली बात तो उसमें थोड़ा मेहनत भी लगता है एंड टाइम भी लगता है, एंड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही जो है आपके लिए रेडी करता हूं सो डेट गाइस जो भी क्वेश्चन आए पेपर में वो आप जो है कर सके। प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखना, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में जो है लास्ट के 5 क्वेश्चन जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि उस टॉपिक को जो है वह उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो पूछा जा सकता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भारत संघ की विधायिका को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा विधानमंडल कहते हैं, या फिर ऑप्शन बी संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, ऑप्शन सी लोकसभा कहते हैं, या ऑप्शन डी राज्यसभा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही जो आंसर होगा, यहां पर पूछा क्या गया है, आपको पता है कि भारत जो है ना राज्यों का संघ है, जिसके अंतर्गत जो है ना केंद्र सरकार जो है केंद्र राज्यों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली होगी, ठीक है ना। तो यहां पर पूछा गया है कि भारत संघ की विधायिका को क्या कहा जाता है। कई तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, भारतीय संघ की विधायिका को क्या कहा जा सकता है, इस तरीके से भी। तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसद कहते हैं। आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है ना, टोटल 3। पहला होता है विधायिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। तो इन तीनों के बारे में जो है हम जानेंगे आज इस वीडियो में डिटेल से। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अगर वो विधायिका ना दे और व्यवस्थापिका दे दे तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे, यार मैंने तो जो है विधायिका पढ़ा था, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन व्यवस्थापिका आ गया। तो व्यवस्था जो विधायिका का मतलब ही होता है व्यवस्थापिका, ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत की केंद्रीय विधायिका या व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको समझाया है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना है, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा जो है हम सरकार के 3 जो अंग होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। क्योंकि ये टॉपिक जो है ना आपका एंट्रेंस एग्जाम, सोशल स्टडी का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस उसमें डिटेल से दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए संघीय मतलब केंद्रीय सरकार के 3 अंग है, ठीक है ना। यहाँ पर विधायिका जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं, कार्यपालिका जिसके अंतर्गत जो है ना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आते हैं, ठीक है ना, और इसके अंतर्गत सिविल सर्वेंट भी आते हैं जो भी आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो इसके कार्य भी जानेंगे वो सभी डिटेल में। और उसके बाद जो हमारा थर्ड जो है वो है न्यायपालिका। ये हमारा जो है स्वतंत्र रहता है, ये किसी के लिए जिम्मेदार, किसी के प्रति जो है ना यहाँ पर जवाबदेह नहीं रहता, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय और हमारा इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय 3 प्रकार के आते हैं, और अधीनस्थ न्यायालय जो जिला न्यायालय होते हैं वो आ जाते हैं। चलिए तो जल्दी से हम जो है थोड़ा सा जान लेते हैं सरकार के जो 3 अंग हैं। पहला तो है हमारा विधायिका, ठीक है ना। तो केंद्र स्तर पर जो है ना, केंद्र स्तर पर जो विधायिका होती है उसे हम क्या कहते हैं, संसद। और जो राज्य स्तर पर होते हैं उसे हम विधानसभा, विधान परिषद या विधानमंडल कहते हैं, ठीक है ना। ये या आप याद रखिएगा। इसके अंतर्गत आपको पता ही है कानून बनाए जाते हैं, जैसे संसद में आपको पता है लोकसभा है और राज्यसभा, 2 सदन इसके अंतर्गत होते हैं। तो ये कानून बनाने का निर्माण करते हैं और भी बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे महाभियोग, राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसके अंतर्गत। महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को जो है यहाँ पर से हटाया भी जा सकता है उनके पद से। तो ये सभी कार्य होते हैं, ठीक है ना। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। दूसरा जो इसका अंग है, जो सरकार का जो मुख्य दूसरा जो अंग है कार्यपालिका है। कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत जो है ना सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी भी आते हैं, तो उन पर नियंत्रण रखना, वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उन पर ध्यान रखना विधायिका का ही कार्य होता है। विधायी मतलब यहाँ पर जो है विधि मतलब कानून बनाने का कार्य। चुनाव संबंधी कार्य के अंतर्गत आपका आ गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब सरकार का जो दूसरा अंग है जिसे हम जो है कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। सरकार के मामलों में, ठीक है ना, मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है। दूसरी, उसे लागू करने के लिए जिम्मेदारी निभाती है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और है, इसके आगे देखते हैं। कार्यपालिका जो मुख्य रूप से होते हैं ना विधायिका द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं, नियम होते हैं, उनको लागू करने का काम करते हैं। बट यही नहीं, और भी इनका काम होता है।
तो कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं, महान्यायवादी आते हैं, ठीक है ना, और इसमें सिविल सर्वेंट भी आ जाते हैं। तो ये होता है, और ये जो है मुख्य रूप से जो है ना प्रमुख निर्णय लेती है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो करंट में चल रहा है, ठीक है ना, कार्यपालिका का, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का क्या पावर होता है वो आपको पता चलेगा। देखिए अग्निपथ जो है एक स्कीम लागू हुआ है, ठीक है ना, इसके अंतर्गत क्या है, अब इसको कौन लागू कर सकता है, इसको बनाया किसने है, ठीक है ना, ये सभी मैं आपको समझाता हूँ। मुख्य रूप से जो होते हैं इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री होते हैं। अब ये निर्णय लेते हैं, इसको लागू करने का काम करते हैं, प्रमुख भूमिका जो निभाते हैं वो देश का प्रधानमंत्री निभाते हैं। तो यही कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाता है। अब इसको लागू करने का जिम्मेदारी होता है सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जो अधिकारी होते हैं, और भी पुलिस प्रशासन आ जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है ना। तो ये लास्ट वाला हम समझ लेते हैं, उसके बाद जो है फिर से हम अपना एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। न्यायपालिका सरकार का जो है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और ये जो न्यायपालिका, भारत में जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है, ठीक है ना, ये किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। और जो भारत का न्यायपालिका है वो ना तो कार्यपालिका और ना तो विधायिका के अधीन कार्य करता है, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य करते हैं न्यायपालिका, वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए न्यायपालिका के कार्य के अंतर्गत आ जाता है न्याय करना तथा अपराधियों को दंड देना। न्यायपालिका का सर्वप्रथम कार्य है कानून के अनुसार न्याय करना तथा कानून के उल्लंघनकर्ता को, यहाँ पर लिखा हुआ है, को विधि के अनुसार दंड देना, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो न्यायपालिका है वो संविधान की व्याख्या करता है। अब विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं ना उसकी भी व्याख्या करता है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो संसद है वो संसद, आपको पता है केंद्र स्तर पर जो विधायिका है उसे हम संसद कहते हैं। तो संसद जो है ना संविधान के नियमों के खिलाफ जो है कोई भी कानून नहीं बना सकती। अगर वो बनाते हैं तो न्यायपालिका जो है उनको, उनकी व्याख्या करती है, उनको पढ़ता है, उनको देखता है कि क्या ये नियमों के खिलाफ है, इसमें क्या जनहित लोगों के हितों के अनुसार है या नहीं है। अगर नहीं होता तो उसमें संशोधन की सिफारिश करता है न्यायपालिका, ठीक है ना। अगर उसमें और भी ज़्यादा बदलाव की जरूरत होती है तो न्यायपालिका जो है सुझाव देता है विधायिका को। ये सभी कार्य, संविधान का संरक्षण, न्यायपालिका को जो है ना संविधान का संरक्षक कहा जाता है। हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है न्यायपालिका, ये सभी आपको पता है। संघ, देखिए केंद्र स्तर और राज्य स्तर, अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कोई विवाद होता है तो इसका निपटारा भी जो है न्यायपालिका करती है। परामर्श संबंधित कार्य भी न्यायपालिका करती है। चलिए तो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना दो चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में। देखिए हम समझते हैं, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी राज्यपाल में, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, इसमें पूछा गया किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। यहां पर राज्य की पूछा गया है, ठीक है ना। इससे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो किसका, कौन सा था? देखिए इसमें जो है भारतीय संघ की पूछा गया था, और इसमें जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है ये पूछा गया, राज्य की। तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर आप देखेंगे संघ की, देखिए सबसे पहले संघ, देखिए विधायिका जो है ना संघीय स्तर पर, मैंने आपको पढ़ाया था कि केंद्र स्तर पर जो है विधायिका उसे हम संसद कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कार्यपालिका के अंतर्गत जो है मैंने कुछ बताया था, उसके अंतर्गत जो है ना कौन कौन से मतलब मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है ना, ये सभी मंत्री आते थे। तो अब अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर राज्य स्तर का पूछा गया, तो राज्य स्तर पर क्या आएंगे? राज्यपाल आ सकते हैं, मुख्यमंत्री आ सकते हैं। तो इसी प्रकार जो है आप समझ सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राज्यपाल, जिसे हम गवर्नर भी बोलते हैं, और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है केंद्र सरकार के सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर उसे पूर्ण दंड से बचा सकते हैं या फिर उसकी सजा कम करवा सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है ना, यहाँ पे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 71 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72 के अनुसार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 73 के अनुसार, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर उसे पूर्ण दंड से बचा सकते या फिर उसकी सजा को जो है कम करवा सकते। यहाँ पर जो है मृत्यु दंड को भी जो है ना यहाँ पर आजीवन में बदल सकते हैं या फिर माफ कर सकते हैं। मतलब कि उनके जो भी उन्होंने मतलब कि जो भी
अपराध किए हैं इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। संसद के स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा को, ऑप्शन बी राज्यसभा को, ऑप्शन सी विधानसभा को, ऑप्शन डी विधानमंडल को। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर जानते भी होंगे। संसद के स्थायी सदन के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यसभा को, ठीक है ना। दोस्तों इसमें जो है ना क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 6 साल का, ठीक है ना। और हर 2 साल बाद जो है लगभग 1/3 सदस्य जो है इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। राज्यसभा जो है भंग नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर बताया गया ना स्थायी सदन। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हाउस ऑफ द पीपल के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? लोकसभा को जाना जाता है, या राज्यसभा को जाना जाता है, या विधानसभा को जाना जाता है, या विधानमंडल को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा को जो है हाउस ऑफ द पीपल के रूप में भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। यहाँ पर जो है ना एक्चुअली गाइस बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि वो क्वेश्चन को जो है ना समझते नहीं है सही से, उसको आता हुआ क्वेश्चन जो है ना वो छोड़कर आ जाते हैं या फिर वो गलत कर देते हैं। तो इसलिए प्लीज़ क्वेश्चन को आप लोग समझिएगा, क्योंकि आपको आता है वो चीज़ें, बट जल्दी में आप जो है ना समझ नहीं पाते क्वेश्चन और डायरेक्ट जो आप आंसर सही कर देते हैं। इस सिचुएशन में देखिए सबसे पहले आप यहाँ समझिए, द्विसदनीय विधायिका के नाम से जाना जाता है। तो केंद्रीय स्तर पे विधायिका को आपको पता है संसद कहा जाता है, और इसमें संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, द्विसदनीय विधायिका के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता है आंसर क्या है, देखिए ऑप्शन ए लोकसभा, या राज्यसभा, या संसद, या विधानमंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संसद, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा तो उसके 2 सदन है ना, संसद के भाग है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। एंड गाइस प्लीज क्योटो प्रोटोकॉल वाला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देख कर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी जल्दी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ठीक है ना, हो सकते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 252, ऑप्शन सी 545, ऑप्शन डी यहाँ पर 250। ठीक है ना। तो सबसे पहले सोचिए, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है जानते भी होंगे इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 250 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है ना। हमारा ऑप्शन ए है 2 सदस्य को, ऑप्शन बी 6 सदस्य को, ऑप्शन सी 12 सदस्य को, ऑप्शन डी 10 सदस्य को। तो इसका राइट आंसर होगा 12 सदस्य को। देखिए 238 जो है ना आपने पढ़े भी होंगे, 238 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से एंड राज्य से सदस्य होते हैं, एंड 12 जो है मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल अधिकतम जो है 250 निर्धारित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है ना, यहाँ पर यह पूछा गया है। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री होता है, या फिर ऑप्शन बी राज्यपाल होता है, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री का सचिव होता है, या ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए तो इसका राइट आंसर आप लोग सोचिए, देखिए राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री तो राज्य सरकार के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये तो होंगे नहीं, और ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है राज्यपाल, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को। तो आपको जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि भारत के जो राष्ट्रपति है इसको जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी जो है महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग के अंतर्गत क्या होता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है ना। किसी राज्य के राज्यपाल को या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो वो है राज्यपाल को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? आपको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये एक केंद्र सरकार का जो है वास्तविक अर्थों में देखा जाए ना तो ये एक प्रकार के केंद्र सरकार का जो है प्रतिनिधि होता है, ठीक है ना, जिसको राज्य में जो है सरकार जो भी मतलब मुख्यमंत्री होते हैं इनके कार्यों पर जो है ना ध्यान रखने के लिए भेजा जाता है। असल जो मकसद होते हैं वो ये होते हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, या मुख्यमंत्री का? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का, जो केंद्र सरकार की तरफ से जाते हैं।
यहाँ पर महाभियोग के द्वारा बताया गया है भारत में राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के मामले में ही हटाया जा सकता है। मतलब कि अगर भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो वो है संविधान के, अगर वो उल्लंघन करते हैं तभी हटाया जा सकता है। और हटाने का क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यहाँ पे समझिए संविधान के अनुच्छेद 61 में 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाए जा सकते हैं। मतलब कि आरोप लगाया जा सकता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने संविधान के जो है किसी भी तरह से उल्लंघन किया है, तो चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन में से, ठीक है ना, संसद के किसी भी सदन में से, ये याद रखिएगा। आरोपों को सदन के सदस्यों को 1/4 द्वारा हस्ताक्षरित करने का आवश्यकता है और राष्ट्रपति को जो है 14 डेज का नोटिस दिया जाना चाहिए। मतलब 40 डेज पहले जो उसे बताया जाना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद इसे आरोपों की जांच के लिए दूसरे को भेजा जाता है, दूसरे सदन को भेजा जाता है। यदि दूसरा सदन उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करता है तो राष्ट्रपति उस तिथि से अपना कार्यकाल से महाभियोग के लिए खड़ा हो जाता है जिस दिन से प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है ना, इस प्रकार जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उनके पोस्ट से। क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए मैं आप नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में आपको समझा देता हूं। देखिए अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिसको दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम आ सकता है, प्राकृतिक गैस आ सकता है, क्योंकि इसके निर्माण में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है ना, और नवीकरणीय वे संसाधन है जिसको रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है। तो कोयला क्या बनाया जा सकता है? तो अब इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, थोड़ा समझना है आपको। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी जो क्वेश्चन आने वाला है 4-5 वो आएगा आपका क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है, इसमें कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो देखिए मैं सबसे पहले आपको सामुदायिक संसाधन समझा देता हूँ। एक्चुअली सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिन पर जो है ना पूरे समुदाय का अधिकार होता है, इस पर किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। तो हमारा मंदिर जो है ये सामुदायिक संसाधन आ जाता है। सार्वजनिक यहाँ पर जो है पेयजल ये भी सामुदायिक संसाधन है, क्योंकि सार्वजनिक है। सार्वजनिक पार्क ये भी सामुदायिक संसाधन है। घर जो है यहाँ पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा। इसके बाद जो है 16, 17, 18 और 19, 20 जो क्वेश्चन है वो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए टोक्यो में, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरियो में। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। अब हमारा क्योटो प्रोटोकॉल का आता है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक्चुअली है क्या, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है ना जापान में जो है 1997 में, क्योटो जो है जापान में एक शहर का नाम है, तो वहां पर क्या हुआ था ना 1997 में जो है एक समझौता हुआ था जिसके अंतर्गत विकासशील और विकसित देशों के जो है मुख्य प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और वहां पर क्या मतलब कि सहमति बनी थी ना, वहां पर क्या सहमति बनी थी कि जो सभी जो देश है वो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन पर जो है ना रोक लगाए, इनको कम करे। क्योंकि यदि इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होता रहेगा तो आने वाले समय में जो है ना पृथ्वी पर जो भी मनुष्य है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग में आपको पता है क्या होता है, पृथ्वी की तापमान बढ़ती है, ग्लेशियर पिघलते हैं और भी बहुत सारे जो है क्लाइमेट चेंज होते हैं। तो इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1997 में ही जो है ना बहुत सारे देशों ने जो है समझौता किया था। तो ये कब लागू हुआ, क्या उद्देश्य है, वो सभी जानेंगे। चलिए तो मैंने आपको समझा दिया, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना, ऑप्शन बी CO2 गैस उत्सर्जन को कम करना, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर CH4 इसे हम मीथेन बोलते हैं, गैस उत्सर्जन को कम करना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्सर्जन को कम करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया? एक्चुअली अपनाया गया ना, अपनाया गया इसका डेट अलग है और लागू कब किया गया इसका डेट अलग है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 15 फरवरी 2005 को, ऑप्शन बी 16 फरवरी 2005 को, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है ऑप्शन सी 17 फरवरी 2005 को, ऑप्शन डी 18 फरवरी 2005 को। तो इसका राइट आंसर होगा 16 फरवरी 2005 को जो है क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, भारत ने जो है ना क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब की?
ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, मतलब कि जो पहले से आपको नहीं पता, उसको लिख लीजिएगा सो डैट आप उसको याद हो सके आपको। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 फरवरी 2005 को, 26 अगस्त 2002 को, 17 फरवरी 2005 को, या 18 फरवरी 2005 को। तो इसका राइट आंसर होगा 26 अगस्त 2002 को भारत ने जो है ना क्योटो प्रोटोकॉल जो समझौता था उस पर हस्ताक्षर किया। एंड गाइस क्वेश्चन नंबर 20, प्लीज इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी जो यहाँ पर 6, ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी। वो 6 गैसें हैं वो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जलवाष्प यहाँ पर बताया गया है, उसके अंतर्गत जो है ना निर्धारित किया गया था कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद 6 जो है ओजोन। ये सभी 6 जो है मुख्य यहाँ पर गैसेस हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन पहले से आपको आता था। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।